लौट आओ अमारा भाग 4। इस रुदन में इतना दर्द, इतनी तड़प थी कि संजीव और पायल का दिल भी दर्द से भर उठा। कार को भूलकर वो दोनों बच्ची की तलाश करने लगे। इस घने जंगल में किसी बच्ची का इस तरह रोना उन्हें किसी की अनहोनी का संकेत दे रहा था, लेकिन फिर भी वो बिना घबराए आवाज की दिशा में जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे थे, मानो कोई अदृश्य चुंबक उन्हें खींच रहा हो। आखिरकार थोड़ी दूर चलने के बाद ही उन्हें एक घने पेड़ के नीचे लगभग 1 साल की रोती हुई बच्ची मिल गई। पायल ने जल्दी से उसे गोद में उठाकर अपने आंचल में लपेट लिया। उसके सीने से लगते ही बच्ची का रोना आश्चर्यजनक तरीके से बंद हो गया। संजीव ने बच्ची के जख्मी शरीर को देखते हुए कहा, लगता है ये अपने माँ पापा के साथ यहाँ आई होगी और उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई होगी। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ आस-पास ना कोई इंसान नजर आ रहा है और ना कोई गाड़ी। पायल ने भी सहमत होते हुए कहा, अच्छा ऐसा करते हैं, पहले बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं और फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस इसके परिवार को तलाश लेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो, अब रात होने ही वाली है। पायल ने बच्ची को संभालते हुए अपने कदम वापस गाड़ी की तरफ बढ़ाना शुरू किया। अभी वो कुछ ही कदम आगे बढ़े होंगे कि उनके कानों में एक चीखती हुई आवाज आई, वापस दो इस बच्ची को, ये मेरा शिकार है। वापस दो वरना तुम दोनों भी मारे जाओगे। ये आवाज इतनी खतरनाक और डरावनी थी कि पायल और संजीव को लगा मानो उनके शरीर में खून जम सा गया है और उनके पैर बिल्कुल जल गए हुए। शिकार, ये बच्ची नहीं, मैं इसे कुछ नहीं होने दे सकती। भागो संजीव। अगले ही पल साहस बटोर कर पायल ने कहा तो संजीव ने भी अपनी मौन सहमति जताई और वो तेजी से कार की तरफ दौड़ने लगे। पायल और संजीव ने महसूस किया कि सुहावना मौसम अचानक ही रौद्र रूप धारण कर रहा था। उनके चारों तरफ की हवा खतरनाक बवंडर में बदल चुकी थी और जंगल के पेड़ किसी विशालकाय दानव की भांति हिलते हुए उन पर हमला करने के लिए तत्पर नजर आ रहे थे। एक बार फिर वही आवाज उन दोनों के कानों में आई, बच्ची को जंगल में छोड़ दो वरना बेमौत मारे जाओगे। लेकिन पायल और संजीव बिना रुके, बिना पीछे मुड़े अपने ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ते गए। आखिरकार गिरते पड़ते किसी तरह वह दोनों गाड़ी के पास पहुंच ही गए। जैसे ही वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठे, बंद गाड़ी अपने आप चल पड़ी। संजीव ने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील संभाला और गाड़ी को तेजी से भगा दिया। कुछ देर के बाद जब जंगल पीछे छूट गया, तब उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी गाड़ी रोकने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अपने घर पहुंचने के बाद ही उन्होंने गाड़ी रोकी और बच्ची को लेकर भागते घर के अंदर पहुंचे। घर के अंदर कदम रखने के बाद जब उन्हें तसल्ली हो गई कि वे तीनों सुरक्षित हैं, तब उन्हें बच्ची और अपनी दशा का ख्याल आया। बच्ची के साथ साथ वो दोनों भी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे और जंगल में गूंज रही आवाज की दहशत की वजह से उनके दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। कुछ देर तक यूं ही भाव शून्य होकर बैठे रहने के बाद बच्ची के रोने की आवाज से उनकी तंद्रा टूटी। पायल ने स्नेह भरी नजर से बच्ची को देखा और फिर उसे संजीव की गोद में देती हुई बोली, लगता है इसे भूख लगी है, तुम इसे संभालो, मैं इसके लिए दूध लाती हूँ। संजीव ने हाँ में सर हिलाते हुए बच्ची को आहिस्ते से गोद में ले लिया। दूध पीकर जब बच्ची सो गई तब संजीव ने कहा, अब क्या करे, ये बच्ची पता नहीं किसकी है, हम कब तक इसे अपना पास रख सकते हैं। आस पड़ोस में सब सवाल करेंगे तो क्या जवाब देंगे कि हम इसे कहाँ से लाए हैं। कुछ सोचते हुए पायल ने कहा, मेरे एक कलीग का भाई यहीं स्थानीय पुलिस थाने में है, उसे बुलाकर बात करते हैं। लेकिन क्या कोई हमारी बात पर यकीन करेगा कि हमने जंगल में क्या देखा और सुना। संजीव ने असमंजस भरी नजरों से पायल को देखा तो पायल बोली, हम बस पुलिस को इतना ही बताएंगे कि ये बच्ची हमें जंगल के पास रोती हुई मिली और इसे जंगल से निकालने में हम गिर गए
और हमें चोट लग गई। संजीव को पायल की बात ठीक लगी। पायल ने अपने अपने कलीग से बात करके उसके भाई इंस्पेक्टर अजीत को बुलाया और संजीव ने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन कर दिया। इंस्पेक्टर अजीत जब आए तब डॉक्टर बच्ची के साथ साथ पायल और संजीव की जांच करते हुए उनके चोटों पर पट्टी बांध रहे थे। उनकी ये हालत देख इंस्पेक्टर अजीत ने घबराते हुए स्वर में पायल से पूछा, आप लोगों को इतनी चोट कैसे लगी? किसने हमला किया आप पर? इंस्पेक्टर अजीत के सवालों का जवाब देते हुए पायल बोली, हम पर किसी ने हमला नहीं किया। हम जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो वहां इस बच्ची के रोने की आवाज आई। उसे बाहर निकालने में हम जख्मी हो गए। आप इसके माँ पापा की तलाश कीजिए ताकि हम उन्हें उनकी बच्ची सौंप सके। जरूर वो भी कहीं कहीं आसपास घायल होंगे। हालांकि हमें वो मिले नहीं और ज्यादा देर जंगल में रुकना ठीक नहीं था। आपने बिल्कुल ठीक किया कि जल्दी निकल गए वहां से। मैं रिपोर्ट लिख लेता हूँ और बच्ची की तस्वीर भी अखबार में छपवा देता हूँ। लेकिन तब तक बच्ची कहाँ रहेगी? इंस्पेक्टर अजीत के इस सवाल पर पायल ने पूछा, क्या हम इसे अपने पास रख सकते हैं? ठीक है, मैं अपने सीनियर से बात करके आपको बताता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। इंस्पेक्टर अजीत ने अपने फोन से बच्ची की तस्वीर लेते हुए कहा। अगले ही दिन इंस्पेक्टर अजीत के सहयोग से पायल और संजीव को इस बात की इजाज़त मिल चुकी थी कि बच्ची के परिवार का पता चलने तक वो बच्ची को अपने पास रख सकते हैं। बस समय समय पर उन्हें थाने में आकर बच्ची की सलामती से संबंधित औपचारिकता पूरी करनी होगी। संजीव और पायल को इस बात से कोई समस्या नहीं थी। इस कहानी को और सुनने के लिए दुबे वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार सपोर्ट हमें दें। धन्यवाद।